कि मीडिया पूरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो साइंस के भगोड़े हैं, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसको ठीक से। और जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल हैं, एजुकेशन है, उसमें कभी जिंदगी से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, हमारी सोच से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, और साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है ये बताया ही नहीं जाता। रट लो, जारगन्स रट लो, फॉर्मूले रट लो, बड़ी सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, इसके अलावा साइंस कुछ नहीं है। तो मीडिया में तो वही लोग जाते हैं जो साइंस से डर के भागे हुए हैं। मतलब मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि मीडिया पूरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो साइंस के भगोड़े हैं, क्योंकि उनको साइंस ठीक से समझाई ही नहीं गई है, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसको ठीक से। और जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल हैं, एजुकेशन है, उसमें कभी जिंदगी से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, हमारी सोच से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, और साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है ये बताया ही नहीं जाता। रट लो, जारगन्स रट लो, फॉर्मूले रट लो, बड़ी सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, इसके अलावा साइंस कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये बचपन से मेरे जहन में सवाल था कि अगर साइंस की बात हम कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, साइंस है क्या। और ये बहुत मुश्किल सवाल लगा धीरे धीरे, जो पहली नज़र में आसान लगता है। और ये बात मैंने अपनी किताब में कही भी है कि जब किसी से पूछा जाए कि साइंस क्या है, तो ये आसान सा लगता है जवाब इसका। 10वीं क्लास तक सब साइंस पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखा है वो साइंस है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो साइंस है, जो क्लास में बताते हैं टीचर्स वो साइंस है। साइंस हमारे चारों तरफ है। साइंस लोगों को नास्तिक बना देती है। साइंस, ये सारी चीज़ें जहनों में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि साइंस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि खौफ तारी हो जाता है, चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है साइंस के नाम के ऊपर, तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया में तो वही लोग जाते हैं जो साइंस से डर के भागे हुए हैं। मतलब मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि मीडिया पूरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो साइंस के भगोड़े हैं, क्योंकि उनको साइंस ठीक से समझाई ही नहीं गई है, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसको ठीक से। और जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल हैं, एजुकेशन है, उसमें कभी जिंदगी से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, हमारी सोच से क्या ताल्लुक है सीधा साइंस का, और साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है ये बताया ही नहीं जाता। रट लो, जारगन्स रट लो, फॉर्मूले रट लो, बड़ी सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, इसके अलावा साइंस कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये बचपन से मेरे जहन में सवाल था कि अगर साइंस की बात हम कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, साइंस है क्या। और ये बहुत मुश्किल सवाल लगा धीरे धीरे, जो पहली नज़र में आसान लगता है। और ये बात मैंने अपनी किताब में कही भी है कि जब किसी से पूछा जाए कि साइंस क्या है, तो ये आसान सा लगता है जवाब इसका। 10वीं क्लास तक सब साइंस पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखा है वो साइंस है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो साइंस है, जो क्लास में बताते हैं टीचर्स वो साइंस है। साइंस हमारे चारों तरफ है। साइंस लोगों को नास्तिक बना देती है। साइंस, ये सारी चीज़ें जहनों में आना शुरू हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम सीरियसली समझने की कोशिश करें कि साइंस है क्या चीज़। हम कौन से ज्ञान को साइंस कह सकते हैं और कौन से ज्ञान को ये कहेंगे कि वो गैर साइंसी ज्ञान है, यानी वो साइंस के दायरे में नहीं आता। तो हमारे समाज में, हमारी दुनिया में इंसानियत ने दोनों तरह के ज्ञान को जन्म दिया है, जिसे हम गैर साइंसी ज्ञान कह सकते हैं, और दूसरा ज्ञान वो है जिसको हम साइंसी ज्ञान कह सकते हैं। ये जटिल हो जाता है सवाल। एक बात और कह दूं इससे पहले कि आप कोई सवाल मेरी तरफ तीर की तरह से फेंकें, जो आसान लग रहा होगा और बहुत मुश्किल होगा और मैं फेल हो सकता हूं, कि साइंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी परिभाषा देने की कोशिश लगभग
400-500 साल पुरानी है और लोगों ने बहुत कोशिश की है इसकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे चारों तरफ है। हम साहित्य क्या होता है इसकी बात करें तो वो हमारे चारों तरफ है। हम कल्चर की बात करें, हम ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा करने को कह दिया जाए तो हमें लगेगा कि आप जरा ठंडा हो गया मामला, मुश्किल हो गया मामला। कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल वही प्रॉब्लम साइंस के साथ है। सर्वव्यापी है कल्चर और सर्वव्यापी है साइंस। हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद। और ये हम सोच लेते हैं कि हमें आता है, हमें मालूम है, क्योंकि हम इतना इसको इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र क्या है? हमारे चारों तरफ है, जिंदगी गुजार रहे हैं लोकतंत्र के अंदर। खुशकिस्मत हैं कि लोकतंत्र में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब लोकतंत्र नहीं रहता तब ध्यान आता है कि अच्छा, लोकतंत्र सोचना पड़ेगा कि क्या होता है हमारी जिंदगी में। तो साइंस में भी यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी मेरे सामने। और जब मैंने हमारे घर के अंदर जो माहौल था, उस माहौल में साइंस और लिटरेचर, साहित्य दोनों बराबर बराबर बटे हुए थे। यानी अगर खाने की टेबल पे बैठे हैं तो ऐसा लगता था कि एक तरफ गालिब बैठे हैं तो दूसरी तरफ आइंस्टाइन या सीवी रमन बैठे हैं। इस तरह से बातचीत हुआ करती थी घर के अंदर। तो वो बचपन से कुछ सवाल जहन में आते रहे। और अक्सर लोगों ने मदद की इसमें कि कन्फ्यूजन बढ़े। जो जो खानदान के अंदर लोग थे या समाज के अंदर लोग थे, कन्फ्यूजन या बढ़ाने में मदद की। कन्फ्यूजन बढ़ाने में काफ़ी मदद की। तो ये सवाल बड़ा जटिल होता चला गया जैसे जैसे मैंने कोशिश की इसको समझने की। और जब नौकरी ज्वाइन की तो उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक चीज़ साइंटिफिक टेम्पर भी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। तो उसने और कॉम्प्लेक्स कर दिया मामले को कि ये साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, जिसके ऊपर नेहरू की किताब में टिप्पणी की गई है। बड़ी खूबसूरत किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सवाल मुश्किल होते चले गए। और जब मैंने कुंभ मेले में, यानी 1989 का पहला कुंभ मेला था जिसमें साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर लोगों की सर्वे करना शुरू किया, और पहला सैंपल जो था हमारा 4,500-5 हज़ार लोगों को इंटरव्यू किया वहाँ पर। और फिर उसके बाद हर 6 साल के ऊपर मैं कुंभ मेला गया। 30 साल से लगातार जा रहा हूँ। अब फिर से आने वाला है इलाहाबाद का कुंभ मेला। तो वहाँ पर जो लोगों ने सवाल पूछे, वो उनका जवाब देना आसान नहीं था। गांव से आया हुआ एक बिहार के किसी ऐसे गांव के बारे में जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं है और उसकी ज़बान भी मुश्किल है समझना, उन लोगों से जब बातचीत शुरू हुई इन सवालों के ऊपर जो बड़े आसान दिखाई देते हैं, कि जैसे किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो नीचे क्यों आती, तब ये एहसास हुआ कि ये सवाल मुश्किल सवाल है और इनके जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी बात है। और ये हमारी मानसिकता को ही नहीं, हमारे समाज को ही नहीं, बल्कि हमारे सोच के ढांचे को बदल देते हैं। जब हम इन सवालों के साथ जूझना शुरू करते हैं तो समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। जैसे अगर ज़मीन चपटी है और गोल है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई कहेगा मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने जा रहा है, लेकिन सोच पे असर पड़ने जा रहा है बहुत बड़ा। सोच में एक बदलाव बहुत बड़ा आने जा रहा है, क्योंकि अगर सोच का ढांचा पूरी समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर ये बनाया गया है कि हम केंद्र में हैं, सारे चांद तारे हमारे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं सारे जानवरों में, हमें भगवान ने बनाया है और एक दिन में बनाया है या 2 दिन में बनाया है या 5-7 दिन में बनाया है, और इससे हम जब शिफ्ट लेते हैं कि नहीं, जिंदगी की हर फॉर्म
जिस शक्ल में भी जिंदगी इस जमीन पर मौजूद है, वो शक्लें एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। हम सब एक दूसरे के कजन्स हैं, हमारा एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है पूरी की पूरी धरती के ऊपर। उससे बदलाव आता है सोच में, समझ में। सिर्फ इसी में नहीं कि साइंस में आता है, साइंस में आता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, कि जब जमीन गोल होती है और आसमां टूट जाते हैं खत्म हो जाते हैं 7 आसमान, तो साइंस के अंदर क्या बदलाव आता है वो तो अलग बात है। वो भी बातचीत की है, उसके ऊपर भी मैंने इसमें किताब में अपनी। तब उससे पहले तक हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम सैटेलाइट भेज पाएंगे अगर 7 आसमान रहते तो। जब तक ये समझ नहीं बनी इंसान की कि 7 आसमान कुछ नहीं होते हैं, तब तक हम सैटेलाइट नहीं भेज सकते थे, हम रॉकेट नहीं भेज सकते थे। तो वो साइंस के बदलाव हैं, उन पे भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन इंसानी सोच बदलना, सामाजिक सोच बदलना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये साइंस ना आपको बता दे कि हम सबका खून ABC कैटेगरीज में होता है, बजाय इसके कि किसी का खून गंदा होता है, किसी का खून साफ होता है, कोई अमीरों वाला खून रखता है, कोई राजाओं वाला खून रखता है और आला कोई होता है, कमजोर होता है। कमजर्फ होता है। तो ये बदलाव बड़े बदलाव होते हैं सोच में, समझ में, और फिर उसके साथ साथ समाज के अंदर आते हैं।